फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा करेंगे बीए इग्नू यूनिवर्सिटी में इकाई 5 का मुगल साम्राज्य का विकास, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति। मध्य एशिया तथा बाबर। भारत में मुगल शासन की स्थापना। बाबर तथा राजपूत राज। बाबर तथा अफगान सरदार। उसके बाद हुमायूं, बहादुर शाह एवं हुमायूं। पूर्वी अफगान तथा हुमायूं एवं उनके भाई। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 से 1555। भारत में मुगल शासन की पुनः स्थापना। सारांश शब्दावली बोध प्रश्नों के उत्तर के साथ। उद्देश्य, इस इकाई से आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी। बाबर के आगमन की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में, मतलब उस समय भारत में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार का था। लोदी शासकों के विरुद्ध बाबर के सफलतम अभियानों की। लोदी शासकों के विरुद्ध बाबर के सफल अभियानों की। स्थानीय शक्ति और विशेषकर अफगानों तथा राजपूतों के साथ मुगलों के संघर्ष एवं उनकी विजय के विषय में। शेरशाह के उत्थान तथा सुदृढ़ीकरण के बारे में। उन परिस्थितियों तथा कारकों की जिनके द्वारा हुमायूं के नेतृत्व में मुगल शासन की पुनः स्थापना हो सकी। प्रस्तावना। वर्तमान इकाई का कार्य क्षेत्र बाबर तथा हुमायूं की अधीनता में भारत में मुगल साम्राज्य शासन की स्थापना की प्रक्रिया तक सीमित है। इस इकाई में अफगानों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती एवं मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के अफगान प्रयत्नों का भी विवरण किया गया है। अफगान शासन का संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। यह इकाई मुख्यतः बाबर तथा हुमायूं के नेतृत्व में किए गए एक क्षेत्रीय प्रसार का विवरण प्रस्तुत करती है। मुगल शासन के संगठनात्मक पक्षों का विवरण आगामी खंडों में किया जाएगा। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति। तुगलक शासन के पतन के पश्चात 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। तुगलक शासन का पतन हुआ, उसके पश्चात 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 तथा लोदी वंश का 1451 से 1526 शासन दोनों ही विनाशक शक्तियों का सामना करने में असफल रहे। कुलीन वर्ग अवसर प्राप्त होते ही विरोध एवं विद्रोह करते। कुलीन वर्ग समाज का ऐसा वर्ग होता है जिसमें बड़े बड़े लोग सब रहते हैं शामिल। तो कुलीन वर्ग अवसर प्राप्त होते ही विरोध करने लगते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांतों में व्याप्त राजनीतिक अराजकता ने केंद्र को कमजोर किया। अब हम भारत के विभिन्न भागों में घटित घटनाचक्र का विवरण करेंगे। मध्य भारत के 3 राज थे, गुजरात, मालवा और मेवाड़। किंतु मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की शक्ति का पतन हो रहा था। मध्य भारत के 3 राज थे, गुजरात, मालवा तथा मेवाड़। किंतु मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय शक्ति का पतन हो रहा था। गुजरात मुजफ्फर शाह के अधीन था, जबकि मेवाड़ सिसोदिया शासक राणा सांगा के अधीन था। तो गुजरात, मालवा, मेवाड़। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी गुजरात का मोहम्मद शाह के अधीन था, जबकि मेवाड़ सिसोदिया शासक राणा सांगा के अधीन सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। मालवा के शासकों की निरंतर लोदी, मेवाड़, गुजरात के शासकों का दबाव था। मालवा के शासकों पर निरंतर लोदी, मेवाड़ और गुजरात के शासकों का दबाव था, क्योंकि न केवल एक उपजाऊ क्षेत्र एवं हाथियों की आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत था,
अपितु इस क्षेत्र से होकर गुजरात के बंदरगाहों को महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता था। अतः यह क्षेत्र लोधी शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त यह गुजरात एवं मेवाड़ के शासकों के लिए लोधी शासकों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज का कार्य करता था। मालवा का सुल्तान असक्षम शासक था और उसके प्रधानमंत्री मेदिनी राय के लिए आंतरिक कलहों के कारण राज्य की एकता बनाए रखना मुश्किल था। अंततः मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मालवा एवं गुजरात पर अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। 15वीं सदी के अंत तक राणा सांगा द्वारा रणथंभौर एवं चंदेरी पर अधिकार प्राप्त करने के साथ ही संपूर्ण राजपूताना उसके अधीन आ गया। दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी दो शक्तिशाली राज थे। पूर्व की ओर बंगाल पर नुसरत शाह का शासन था। इब्राहिम लोदी के शासन के अंतिम वर्षों में अफगान सरदार नसीर खान लोहानी, मारूफ फल-मुल्ली आदि को सुल्तान मोहम्मद शाह के नेतृत्व में एक अलग जौनपुर राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। इन बड़े राज्यों के अतिरिक्त आगरा के आसपास बहुत से अफगान शासकों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे स्वायत्त क्षेत्र भी थे। मेवात में हसन खां, बयाना में निजाम खां, धौलपुर में मोहम्मद जैतून, ग्वालियर में तातार खां, सारंग खानी, रापरी में हुसैन खां लोहानी, इटावा में कुतुब खां, कालपी में आलम खां, संभल में कासिम संभली आदि। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए सामान्यतः यह कहा गया है कि रसबुर्ग विलियम कि उस समय राजपूतों का एक महासंघ था जो हिंदुस्तान पर नियंत्रण करने की तैयारी में था। यह भी कहा जाता है कि यदि बाबर का आक्रमण न हुआ होता तो राजपूत अपने प्रख्यात नेता राणा सांगा के नेतृत्व में उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने में सफल हो जाते। यह तर्क दिया जाता है कि एक क्षेत्रीय राज्यों के बीच राजनीतिक विभाजन की प्रकृति धार्मिक थी और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत महासंघ, जो कि धार्मिक भावना से प्रेरित था, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह मान्यता बाबरनामा में उद्धृत उस अंश पर आधारित है जहां बाबर कहता है कि हिंदुस्तान 5 मुसलमान शासकों, लोदी के केंद्र में गुजरात, मालवा, बहमनी तथा बंगाल और 2 हिंदू शासकों, मेवाड़ के राणा सांगा तथा विजयनगर के द्वारा शासित है। इसके अतिरिक्त खानवा की लड़ाई के बाद जारी किए गए फतहनामा के आधार पर कहा जाता है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत महासंघ धार्मिक भावना से प्रेरित था और उनको इस्लाम की सत्ता को उखाड़ फेंकने की भावना से संगठित किया गया था। किंतु इस तरह के अनुमानों के विषय में इतिहासकारों ने प्रश्न उठाए। बाबर ने ऐसा नहीं कहा कि ये राज्य एक दूसरे से विरुद्ध धार्मिक आधार पर शत्रुता बनाए रखते थे, बल्कि बाबर स्वयं स्वीकार करता है कि बहुत से राय राणा इस्लाम मुस्लिम शासकों के प्रति वफादार थे। बहुत से राय एवं राणा मुस्लिम शासक के प्रति वफादार थे। यदि हम महासंघ की बनावट देखें तो हम पाएंगे कि हसन खां मेवाती, महमूद खां लोदी आदि मुसलमान शासक भी इस महासंघ के सदस्य थे और वे बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ थे। इसकी अपेक्षा वाक़ियात-ए-मुश्ताकी 1507 में हसन खां मेवाती पर भारत में मुगल सत्ता को उखाड़ने के लिए महासंघ बनाने का आरोप लगाया। वास्तव में राणा सांगा नहीं अपितु सुल्तान महमूद था जिसने स्वयं को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। वास्तव में राणा सांगा नहीं अपितु सुल्तान महमूद था जिसने दिल्ली को स्वयं का राजा घोषित कर दिया। यद्यपि राणा सांगा निश्चित ही शक्तिशाली था, किंतु बाबर अफगान के भय से ज़्यादा चिंतित था। अतः धार्मिक सिद्धांत
का कोई आधार नहीं। मध्य एशिया तथा बाबर। हम पहले ही इकाई 1 से 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य एशिया तथा ईरान में राजनीतिक स्वरूप का विवेचन कर चुके हैं। 15वीं सदी के अंत तक तैमूर शासकों की शक्ति का पतन होने लगा। इस समय तक उज़्बेकों ने शैबानी खान के अधीन ट्रांसओक्सियाना में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की। इसी समय के लगभग शाह आलम इस्माइल नेतृत्व में ईरान में सफवियों की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ, जबकि और आगे पश्चिम की ओर ओटोमन तुर्कों का प्रभुत्व था। हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे लगभग संपूर्ण ट्रांसओक्सियाना में खुरासान पर शैबानी खान का प्रभुत्व स्थापित किया। अंततः 1510 में ईरान के शासक इस्माइल ने शैबानी खान को पराजित कर दिया, परंतु थोड़े समय बाद ही ओटोमन सुल्तान ने 1512 में शाह इस्माइल को पराजित कर दिया। इस प्रकार उज़्बेकों को संपूर्ण ट्रांसओक्सियाना का स्वामी बनने का पुनः अधिकार प्राप्त करने का अवसर हुआ। बाबर 12 वर्ष की आयु में ट्रांसओक्सियाना की एक मामूली रियासत फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ। बाबर 12 वर्ष की आयु में ट्रांसओक्सियाना की मामूली रियासत फरगना की गद्दी पर 1494 में सत्तारूढ़ हुआ, किंतु बाबर को उत्तराधिकारी सरलता से प्राप्त नहीं हुआ। मंगोल खान के साथ साथ तैमूर राजकुमार, विशेषकर समरकंद का सुल्तान अहमद मिर्जा, दोनों फरगना में रुचि रखते थे। मंगोल खान के साथ साथ तैमूर राजकुमार, विशेषतः समरकंद का सुल्तान अहमद मिर्जा, दोनों फरगना में रुचि रखते थे। इसके अतिरिक्त बाबर को असंतुष्ट कुलीनों का भी सामना करना पड़ा। इन सभी विपत्तियों के बावजूद बाबर ने मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने तथा समरकंद पर 2 बार 1497 से 1500 में अधिकार करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इस पर वे लंबे समय तक अधिकार बनाए रखने में असफल रहा। तैमूर सत्ता के 4 केंद्रों में एक है खुरासान। 1507 में शैबादी खान के द्वारा अधिकार कर लिए जाने के कारण बाबर के लिए मध्य एशिया के द्वार अनंततः बंद हो गए और उसके सम्मुख काबुल के अलावा कोई विकल्प शेष न रहा, क्योंकि काबुल में परिस्थितियां उनके लिए सबसे अनुकूल थी। इसके शासक उलुग बेग मिर्जा की मृत्यु पहले ही 1501 ईस्वी में हो चुकी थी। बाबर 1504 में काबुल को अधीन कर लिया, लेकिन बाबर ने इस समय तक मध्य एशिया पर शासन करने का स्वप्न त्याग नहीं किया था। शाह इस्माइल सफ़ी की मदद से 1511 में समरकंद पर अधिकार करने में सफल हो गया, किंतु 1512 में शाह इस्माइल के पराजित हो जाने एवं उज़्बेकों के उत्थान से बाबर के पास काबुल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। इस तरह मध्य एशिया की स्थिति ने बाबर पर दबाव डाला एवं उनको यह मानने के लिए बाध्य किया कि 1521 के बाद कि वह मध्य एशिया साम्राज्य स्थापित करने की आशा का परित्याग कर दे और भारत की ओर देखे। जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है, भारत संपन्न संसाधन एवं अफगानिस्तान की दुर्बल आर्थिक स्थिति भी बाबर के लिए आकर्षण का कारण रहे हैं। भारत उस समय बहुत ही संपन्न संसाधन था, अफगानिस्तान का स्थिति बहुत ही दुर्बल था उस समय, इसलिए बाबर का आकर्षण का केंद्र भारत इधर रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की अस्थिर राजनीतिक स्थिति ने बाबर को लोदी साम्राज्य में राजनीतिक असंतोष तथा अराजकता का विश्वास दिलाया। राणा संगा एवं पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी द्वारा बाबर को दिए गए निमंत्रण ने बाबर की लालसाओं को बढ़ाया। मतलब बाबर को इंडिया में आने के लिए राणा संगा एवं पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। संभवतः तैमूर की संपत्ति पर पैतृक अधिकार ने भी उसके आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार की।
1519 में भीरा पर अधिकार करने के बाद बाबर इब्राहिम लोदी से पश्चिम पंजाब की मांग की, जो कभी उनके चाचा उलुग बेग मिर्जा के अधिकार में था। इस प्रकार बाबर के पास आक्रमण के लिए कारण और अवसर दोनों थे। बाबर का सर्वप्रथम आक्रमण 1519 में भीरा के किले पर भी हुआ था, जिसमें अधिकार कर लिया गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी से पश्चिम पंजाब की मांग की, जो उसके चाचा उजुर्बेग मिर्जा के अधिकार में। इस प्रकार बाबर में भारत में आने का अवसर मिला। प्रश्न: बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवेचन कीजिए। मध्य एशिया ये सब। भारत में मुगल राज की स्थापना। पानीपत के युद्ध 1526 से पूर्व बाबर भारत में 4 बार आक्रमण किए। पानीपत के युद्ध 1526 से पहले बाबर ने भारत में 4 बार आक्रमण किए। ये भिड़ंत मुगल एवं लोदी सेनाओं के बीच शक्ति का परीक्षण मात्र था। बाबर ने प्रथम विजय हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार भीरा के किले पर प्राप्त की 1519 से 20 तक, जो था। फिर सियालकोट 1520, इसके बाद लाहौर 1524 पर अधिकार किया। निर्णायक मुकाबला इब्राहिम लोदी एवं बाबर की सेनाओं के मध्य ऐतिहासिक पानीपत के मैदान से पर हुआ। मतलब बाबर का निर्णायक युद्ध जो हुआ था, पानीपत का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के मध्य ऐतिहासिक पानीपत नामक मैदान में हुआ था। कुछ घंटों में ही बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस लड़ाई में युद्ध कला में बाबर की निपुणता को प्रदर्शित करती है। संख्या में कम होने के बावजूद भी उसका संगठन उच्च कोटि का था। बाबर जो आया था उसका संख्या बहुत ही कम था, लेकिन उसका संगठन बहुत अधिक था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद लगभग 1 लाख सैनिक तथा 500 से 1000 हाथी, जबकि इस तुलना में बाबर के पास मात्र 12,000 घुड़सवार थे, फिर भी हार गया। युद्ध के मैदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बाबर ने सफलतापूर्वक रूमी ओटोमन युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। मतलब बाबर ने युद्ध करने के लिए कौन सा पद्धति का इस्तेमाल किया, तो उसमें नाम आता है रूमी ओटोमन पद्धति। जैसे ही अफगान सेनाओं ने दाहिने, जो कि नीचे में हाथ दिया गया है, युद्ध करने का जो पद्धति है रूमी ओटोमन पद्धति, इसमें सेना को किस हिसाब से बैठाते हैं, तो सेना का पोजीशन दिया गया है किस हिसाब से रूमी ओटोमन पद्धति में बैठाते हैं। जैसे ही अफगान सेनाओं ने दाहिने भाग पर आक्रमण किया, बाबर ने तुरंत उद्बुदुल अजीब के नेतृत्व में अपनी सुरक्षित सेनाओं को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अफगान सेनाएं संख्या में अधिक होने के बावजूद न आगे बढ़ सकी न पीछे। उन पर दोनों ओर से आक्रमण किया गया। मतलब आगे से भी आक्रमण किया गया और पीछे से भी आक्रमण किया गया। इससे अफगान सेना में पूर्णतः गड़बड़ी पैदा हो गई। बाबर ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया तथा उनके दाएं एवं बाएं दोनों भागों पर अफगान सेना पर शीघ्रता से पीछे से हमला किया। इसी के साथ तोप से आग के गोले बरसाए जाने प्रारंभ कर दिए गए। उस समय इससे पहले इंडिया में कभी तोप का प्रयोग हुआ नहीं था, तो ये भी तोप होता है तो का आक्रमण प्रारंभ कर दिया। इससे संपूर्ण अफगान सेना तुरंत निष्क्रिय हो गई। बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी सहित अफगान सेना के 20,000 सैनिक मारे गए। युद्ध में बाबर ने तोपखाने ने नहीं अपितु उसकी सर्वोच्च युद्ध नीति तथा घोड़े सवार धनुधारियों ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। इस तथ्य की पुष्टि भी
स्वयं बाबर ने किए। पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा अपनाई गई रूमी पद्धति युद्ध प्रणाली। रूमी पद्धति है क्या? यद्यपि पानीपत के युद्ध में औपचारिक तौर पर भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई, किंतु यह आगामी वर्षों में होने वाली लड़ाइयों में प्रथम मात्र थी। दृष्टांत के रूप में इस विजय को सुनिश्चित करने के लिए मेवाड़ के राणा सांगा पर दिल्ली एवं आगरा तथा उसके आसपास के सरदारों पर विजय प्राप्त करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पूर्वी भारत में अफगान राज थे। इसके अतिरिक्त बाबर के स्वयं कुलीनों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। बाबर तथा राजपूत राज, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मेवाड़ का राजा राणा सांगा एक महत्वपूर्ण शक्ति था। बाबर ने अपने समरणों में राणा सांगा पर आरोप लगाया है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के युद्ध में उसने उसका साथ न देकर अपना वादा तोड़ा है। यहाँ इस विवाद में न जाते हुए कि सहायता का प्रस्ताव राणा की तरफ से अथवा बाबर की तरफ से आया था, यह वास्तविकता है कि दोनों के मध्य इब्राहिम लोदी के विरुद्ध समझौता करने के लिए अवश्य कुछ सहमति थी, जिसके कारण राणा सांगा पीछे हट गया था। राणा को आशा थी कि बाबर काबुल पर वापस लौट जाएगा और ऐसी स्थिति में राणा सांगा को अगर संपूर्ण हिंदुस्तान पर नहीं तो कम से कम एक राजपूताना पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। बाबर के ठहर जाने का निर्णय राणा सांगा की अभिलाषाओं को एक गहरा आघात लगा। बाबर भी इस तथ्य को भली भांति परिचित था कि उसके लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तब तक असंभव होगा जब तक कि वह राणा की शक्ति को नष्ट नहीं कर देता। राणा ने अफगान सरदारों की मदद से बाबर के विरुद्ध महासंघ की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली। हसन खां मेवाती न केवल राणा के साथ मिल गया अपितु उसने महासंघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। इस समय 1527 बारी में हसन खान एवं हुसैन खान गुरअंदाज भी राणा से जा मिले। हुसैन खान नोहानी ने रायपड़ी पर अधिकार कर लिया, रुस्तम खान ने कोल पर जबकि कुतुब खान ने चंदापर पर अधिकार कर लिया। पूर्वी अफगानों पर भी इतना अधिक दबाव था कि सुल्तान मोहम्मद दुलदई को कन्नौज छोड़ना पड़ा और वह बाबर के साथ शामिल हो गया। बाबर के सेनापति अब्दुल अजीज तथा मुहिब अली की बयाना में पराजय और उसके द्वारा राजपूत सेना में शौर्य की प्रशंसा ने बाबर की सेना को निरुत्साहित किया। फरिश्ता तथा बदायूनी अकबर के समकालीन के अनुसार पराजय की भावना इतनी अधिक प्रबल थी कि युद्ध परिषद की बैठक में बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बादशाह को पंजाब वापस लौट जाना चाहिए तथा अप्रत्याशित घटनाक्रम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यद्यपि बाबरनामा में इस प्रकार के प्रस्ताव के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, किंतु इस व्यक्त से निराश एवं भटकाव का स्पष्ट आभास मिलता है। लेकिन बाबर ने इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अपने लोगों की धार्मिक भावनाओं को छूट दिलाने वाला एक ओजस्वी भाषण दिया। बाबर ने सीकरी के पास खानवा गांव में अपनी स्थिति को घेरेबंदी द्वारा मजबूत किया। यहाँ पर भी अपनी सेना को ऑटोमन विधि के आधार पर योजनाबद्ध संगठित किया और इस बार उसने अपनी बाईं ओर एक तोपगाड़ी की सहायता ली। राजनीतिक संरचना। अग्रिम भाव को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार भी लकड़ी की गाड़ियों का प्रयोग किया गया है, किंतु इस बार रस्सी के स्थान पर लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा गया है। इस प्रकार लकड़ी की मजबूत तिपाहियों का प्रयोग उनको एक दूसरे से रस्सी बांधकर किया गया।
इससे न केवल सुरक्षा एवं तोपों को आराम से रखना संभव हुआ, अपितु उनको पहियों की मदद से सरलता से आगे पीछे भी घुमाया जा सकता था। इस युद्ध कला को उस्ताद मुस्तफ़ा तथा उस्ताद अली के नेतृत्व में पूरा करने में लगभग 20 से 25 दिन लगे। इसका उपयोग तोपची तोप रखने के लिए ये जो रथ बनाया था इसका उपयोग करता था। इस युद्ध कला को बाबर का प्रमुख तोपची था उस्ताद मुस्तफ़ा और उस्ताद अली के नेतृत्व में पूरा करने में लगभग 20 से 25 दिन लगे। इस लड़ाई 17 मार्च 1527 में बाबर ने अपने तोपखाने का सफल प्रयोग किया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको आमेर के पास बसवा में ले जाया गया। उसके अन्य सहायकों में महमूद खान लोदी भाग निकला, किंतु हसन खान मेवाती मारा गया। राजपूतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वास्तव में सेना की कोई ऐसी टुकड़ी न थी जिसका सेनापति न मारा गया हो। श्यामलाल दास वीर विनोद ने रायसेन के शासक सिहलदी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और इसे राणा की पराजय का मुख्य कारण माना है, किंतु वास्तव में राणा 3 सप्ताह तक निष्क्रिय बने रहना अति तार्किक था। इसने बाबर को स्वयं शक्तिशाली बनाने और लड़ाई की पूर्ण तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबर की अनुशासनबद्ध सेना, गतिशील घुड़सवार एवं तोपखाने ने युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों को खानवा के युद्ध में भारी आघात पहुंचा था, किंतु मालवा में मेदिनी राय अभी भी निश्चित रूप से शक्तिशाली था। हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि राणा सांगा ने मालवा में महमूद द्वितीय के मुख्यमंत्री मेदिनी राय को 1520 में पराजित कर मालवा पर अपना प्रभाव कायम रखने में सफलता प्राप्त की थी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में यद्यपि राजपूतों ने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया, किंतु बाबर ने मेदिनी राय पर सरलता से विजय प्राप्त कर ली। मेदिनी राय की पराजय के साथ ही राजपूताना में विद्रोही ताकतें पूर्णतः विखंडित हो गई, लेकिन अभी भी बाबर को अफगान समस्या का सामना करना शेष था, क्योंकि महमूद खान लोदी पहले से ही पूर्व की ओर भाग गया और यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो वह बाबर के लिए समस्या पैदा कर सकता था। बाबर तथा अफगान सलाह। यद्यपि अफगानों को दिल्ली का समर्पण करना पड़ा, फिर भी वे बिहार एवं जौनपुर के क्षेत्रों में काफ़ी शक्तिशाली थे, जहां पर सुल्तान मोहम्मद नोहानी के नेतृत्व में नोहानी अफगानों का प्रभुत्व था। किंतु चुनार, जौनपुर तथा अवध के अफगान नोहानी अफगानों के साथ मिलकर मुगल शक्ति का संयुक्त विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने 1527 में कायरतापूर्वक हुमायूं के सम्मुख समर्पण कर दिया। इसी बीच 1528 में सुल्तान मोहम्मद नोहानी की मृत्यु हो गई, जिसमें नोहानियों को असंगठित कर दिया गया, क्योंकि उसका पुत्र जलाल खान नाबालिग था। परंतु इस खाली स्थान पर शीघ्र ही सिकंदर लोदी का पुत्र तथा इब्राहिम के भाई राजकुमार महमूद लोदी के पूर्व में आगमन में भर दिया। इससे गैर नोहानी अफगान, जो पहले नोहानियों के साथ सहयोग करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, महमूद लोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त बब्बन, बायजीद तथा फतह खाने सरवानी नोहानी अफगान, जो कि जलाल के बंगाल चले जाने पर नेतृत्वहीन हो गए थे, ने भी महमूद का स्वागत किया। यद्यपि बंगाल का शासक नुसरत शाह बाह्य तौर पर बाबर के साथ मित्रता का दावा कर रहा था, किंतु गुप्त रूप से उसने बाबर के साथ विरुद्ध शत्रुतापूर्ण उपायों को अपनाया। उसके लिए बिहार के नोहानी राज्य का अस्तित्व भी अपने अधीनस्थ बिहार के अधिकृत क्षेत्र
की सुरक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज्य का समान था। बाबर इन घटनाक्रमों की अनदेखी नहीं कर सकता। उसने अपनी सेनाओं को घाघरा की नदी के समीप एकत्रित किया। 1529 में नुसरत शाह की सेना पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अफगान नुसरत का गठबंधन टूट गया और नुसरत खान को उन अफगानों का समर्पण करना पड़ा जिन्होंने उनके राज्य में शरण ली थी। इस घटनाक्रम में अफगानों का मनोबल पूर्णतः टूट गया और यद्यपि बब्बन बाईजीवत ने मुगल शक्ति का प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन जब उस पर मुगल दबाव पड़ा तो वह भी महमूद के पास भागे। 1529 में बाबर ने इस प्रकार 4 वर्षों के अंदर समस्त विरोधी शक्तियों को कुचलने में सफलता प्राप्त किया और वह स्वयं को दिल्ली में सुदृढ़ करने की योजना बना सकता था, परंतु उनको शासन करने का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि शीघ्र ही 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी को हो गया, 29 दिसंबर 1530। बाबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि उनके द्वारा राजपूत एवं अफगान शक्ति का पूर्णतः दमन नहीं किया जा सकता था, यह कार्य उसके उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन पानीपत तथा खानवा की सफलताएं निर्णायक थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में तत्कालिक संतुलन को नष्ट किया और संभवतः वह अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था। फ्रेंड्स, अभी इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसके बाद का अपलोड करेंगे।